नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मूर्ख राजा और दो ठग। पुराने समय में एक था विशाल नगर, जहां ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। राजा प्रजा का ख्याल कम परंतु दिखावा ज्यादा करता था। वह अपने सजने धजने और शौक पूरा करने में लगा रहता। उसे संगीत सुनना और नृत्य देखना अति प्रिय था, इसलिए अक्सर अपने दरबार में संगीत का कार्यक्रम रखा करता था। दूसरे राज्य से भी नर्तकियां नृत्य के लिए राजा के दरबार में आया करती थी। राजा उन्हें पुरस्कृत भी किया करता था, परंतु रानी को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते थे। वह प्रकृति की प्रेमी थी, इसलिए अक्सर मनोहारी प्राकृतिक दृश्य के दर्शन को जंगलों और पहाड़ों पर सैर को जाया करती थी। अपनी प्रजा की स्त्रियों से हो जाया करती थी। रानी उनसे एक साधारण स्त्री की तरह पेश आती, उनकी हाल चाल जानती और स्त्रियों को मदद भी दिया करती। राजा के राज्य की गांवों की स्त्रियां रानी से बहुत प्यार करने लगी थी। रानी भी जब वन भ्रमण को जाती तो गांव की स्त्रियों के लिए वस्त्र इत्यादि लेकर जाती। राजा को इस बात की खबर हुई कि रानी अपने शौक के अनुसार गरीब स्त्रियों की मदद करती है, तो उसके मन में आया कि हम अपने दरबार में एक रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे और भाग लेने वाले कलाकारों को मूल्यवान हीरा जड़ित खास वस्त्र प्रदान करेंगे। राजा की एक अति प्रिय राज नर्तकी थी, जिसे राजा रानी से छुपकर बहुत प्यार करता था। उसका नाम रतनमाला था। वह गजब की सुंदर थी। उसके सामने रानी दासी लगती थी। तो रतनमाला ने राजा से कहा कि आप भले ही कितना भी बड़ा कार्यक्रम करा लें, देश विदेश के कलाकार बुलावा लें, परंतु कार्यक्रम के बाद सर्वोच्च पुरस्कार मेरे को ही मिलना चाहिए। इसलिए आप कुछ ऐसा वस्त्र बनवाइए कि उसकी तुलना में इस संसार में कोई वस्त्र ना हो। आप सबसे गुणवान जुलाहे की खोज कीजिए, जो अद्भुत किस्म का वस्त्र निर्माण करे कि जब मैं पहनूं तो लोग मुझे ही रानी समझने लगे। राजा बोला, हम तुम्हारी रानी वाली भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, परंतु रानी के रहते संभव नहीं है। और रानी आज प्रजा में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि मैं किसी भी बहाने से उसका त्याग नहीं कर सकता। रंगारंग कार्यक्रम का पुरस्कार तो तुम्हें मैं दे सकता हूं, परंतु रानी बनने के लिए तुम्हें खुद प्रयास करना होगा। पहले तुम्हें खुद प्रजा में पैठ बनानी होगी। प्रजा तुम्हें अगर सर आंखों पर बैठा ले तो तुम प्रजा की भी रानी बन जाओगी। वैसे तुम मेरी रानी तो पहले से ही हो, परंतु सभी के नजरों में रानी बनने के लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। लोगों में प्रसिद्धि पाने के अपने अलग अलग नजरिए होते हैं। कोई जनता की सेवा कर प्रसिद्धि पाना चाहता है, कोई जनता का मनोरंजन कर प्रसिद्धि चाहता है, कोई जनता के बीच चमत्कार कर प्रसिद्ध हो जाना चाहता है, कोई स्त्री अच्छे कपड़े और गहने पहन प्रसिद्धि पाना चाहती है। रानी स्त्रियों की मदद कर प्रसिद्ध हो चुकी थी, परंतु नर्तकी अंग प्रदर्शन कर अच्छे वस्त्र और गहने पहन शोहरत पाना चाहती थी। तो राजा से बोली, आप मेरे से यदि सचमुच दिल से प्रेम करते हैं तो आप मेरे लिए दुनिया का सर्वोत्तम वस्त्र बनवा दीजिए। राजा ने रत्नमाला की बात सुन ऐलान करवा दिया कि जो भी रत्न जड़ित दुनिया का सर्वोत्तम वस्त्र बनाएगा, हम उसे मुहमांगा पुरस्कार देंगे। परंतु राजा के राज्य में ऐसा कोई भी कारीगर नहीं था जो उस तरह का वस्त्र बना सके। राजा ने पास पड़ोस के मित्र राजाओं के राज्य में भी खबर भेजवा दी कि राजा ब्रह्मदत्त को एक खास किस्म की कारीगर की जरूरत है, परंतु 1 माह तक कोई भी कारीगर राजा के दरबार में नहीं आया। राजा के पड़ोसी राज्य के एक गांव में 2 आवारा किस्म के लड़के रहा करते थे। उसकी आवारागर्दी से तंग आ उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था और हिदायत दे रखा था कि बिना कुछ कमाए घर लौट कर मत आना, नहीं तो वे वजह पीट जाओगे। दोनों ने घर से निकल पड़े काम धंधा के तलाश में, परंतु उन्हें तो कोई काम आता ही नहीं था। पुराने जमाने में आम आदमी तो कोई मजदूर या नौकर रख नहीं सकता था।
सिर्फ बड़े आदमी ही नौकर रखते थे। सेठ साहूकार या फिर जमींदार या फिर राजा के दरबार में नौकर चाकर हुआ करते थे। दोनों अवगुणों की खान थे। उनके अंदर कोई गुण नाम की चीज ही नहीं थी। दोनों काम की तलाश में चले जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में राजा ब्रह्मदत्त के आदमी मिल गए, जिन्हें राजा ने कारीगर की तलाश में लगा रखा था। दोनों गांव गांव नगर नगर बेहतर कारीगर की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में दोनों लड़के मिल गए। राजा के आदमियों ने दोनों से पूछ लिया कि भाई, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा कारीगर है जो रत्न जड़ित वस्त्र का निर्माण कर सके? राजा की खास नर्तकी के लिए उसे तैयार करना है। दोनों की आंखें चमक उठी। वह राजा के आदमी से बोले, तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? हम कारीगरों के भी कारीगर तुम्हारे सामने खड़े हैं। राजा के दोनों आदमी बोले, भाई वाह, ये तो वो मसल हो गई कि गोद में बच्चा और नगर में रिढोरा। चलो तुम दोनों हमारे साथ राजदरबार, हम तुम्हें राजा से मिलवाते हैं। दोनों बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद इत्मीनान से तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा के आदमी बोले, क्या है कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, परंतु शाही फरमान है जिसे दिखाने पर कोई भी सराय वाला ठहरने से नहीं रोक सकता, और भोजनालय वाला मुफ्त में भोजन भी करा देता है। हम तुम दोनों को पहले भरपेट भोजन कराते हैं, फिर हम राजदरबार चलते हैं। दोनों बोले, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि हमें अच्छा खिला पिला कर राजदरबार ले चलते हो, या फिर कोई तुमसे भी अच्छा खिलाकर हमें राजदरबार ले जाता है। राजा के आदमी बोले, अरे रे कारीगर भाई, आप लोग ऐसा गजब मत करना। हम 2 माह से आप लोगों को ढूंढने में लगे हैं, और आप पूरे 2 माह के प्रयास के बाद मिले हो, तो ऐसे हमें छोड़कर दूसरे के साथ कैसे जा सकते हो? अरे रही बात खाने की, तो हम बहुत लजीज व्यंजन खिलाएंगे। राजा के आदमी दोनों को पहले एक भोजनालय में खूब ठूस ठूस कर खिलाए। उसके बाद दोनों को राजदरबार लेकर पहुंच गए। दोनों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे बताए अनुसार वस्त्र तैयार कर सकते हो? तब दोनों ने बताया कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन वस्त्र तैयार करने वाले हैं। हमने बगदाद के शहजादी को ऐसा वस्त्र बनाया था कि वहां के बादशाह ने हमें 10,000 सोने की मुद्रा इनाम में दिया था, परंतु हम बादशाह के स्वर्ण मुद्रा लेने से इनकार कर दिया था। राजा बोला, क्यों इनकार कर दिया? दोनों बोले, महाराज, हमारी कारीगरी के सामने तो 10,000 सोने की मुद्रा ऊंट की मुंह में जीरा थी। राजा बोला, कमाल है, तुमने ऐसा का कारीगरी की थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। तो दोनों ने बताया कि महाराज, हम जोम अजूबा वस्त्र बनाते हैं, उसमें खास खूबी होती है, ईमानदार, न्यायप्रिय और अपने पिता की असली औलाद ही हमारी कारीगरी देख पाती है। बाकी मूर्ख, अत्याचारी और हरामी औलादें हमारी कारीगरी नहीं देख पाती, उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। राजा बोला, वाह, बहुत खूब, हमें ऐसे ही कारीगरों की जरूरत थी। तुम्हें वस्त्र बनाने के लिए अभी 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया जाता है। बनकर तैयार होने पर बाकी की रकम तुम्हें मिल जाएगी। दोनों 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर उस स्थान पर चल पड़े जहां राजा ने उन्हें ठहरने, खाने पीने और वस्त्र तैयार करने का स्थान दे रखा था। राजा ने उनके ऊपर सख्त पहरा भी लगा दिया था। दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, यार, तूने हमें कहाँ लाकर फंसा दिया? यह कोई गांव का आदमी नहीं बल्कि यहाँ का राजा है। जरा भी उसे शक हुआ कि हम उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं तो बिना देर किए फांसी पर लटका देगा। दूसरा बोला, यार, तू बेमतलब का डरता है। अरे तू नहीं जानता, ये राजा लोग मूर्ख होता है। जब तक हमारी बात उसके समझ में आए हम कहीं दूर निकल चुके होंगे। 8 दिन तक दोनों वस्त्र बनाने जैसा कुछ उल्टा सीधा काम करते रहे। मार्केट से वस्त्र बनाने की उल्टी सीधी कुछ बेकार के फालतू सामान खरीदते, फिर उसे राजा के धौस जमा लौटाते रहे। फिर 8वें दिन दोनों ने एक बॉक्स खरीदा और यह मान लिए कि इसमें दुनिया का सबसे महंगा हीरा जड़ित लहंगा है।
दोनों उसे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज आपका हीरा जड़ित वस्त्र तैयार है, परंतु इसे हर कोई देख नहीं सकता। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अपनी पिता से जन्मी संतान ही इसे देख सकती है। अतः हम जानते हैं कि महाराज ही सबसे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अपने पिता की असली संतान है। राजा बोले, बुर्बक, तुमको नहीं पता, हमारे दरबार में सभी न्यायप्रिय और धर्मात्मा है और सभी अपने पिता के असली ही पुत्र है। राजा ने सबसे पहले बक्से को खोल कर देखा, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। राजा को उन दोनों पर कोई शंका नहीं हुई। उसे अपने आप पर शंका हुई कि मैं तो अपनी पिता की संतान ही नहीं हूं। मगर यह बात दरबार में कह दिया कि मुझे बक्से में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सभी दरबारी मुझे नाजायज औलाद समझ सिंहासन छोड़ने की मांग कर देंगे। तभी दोनों बोले, महाराज क्या सोच रहे हैं? क्या आप मेरी कारीगरी की प्रशंसा नहीं करेंगे? राजा को कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी बोल पड़ा, वाह वाह, क्या कारीगरी है! कारीगरी का ऐसा नायाब नमूना संसार में देखने को नहीं मिलेगा। मंत्री जी, आप भी देख लीजिए। मंत्री ने भी बक्से में झांका, उसे भी कुछ नहीं दिखा। उसने भी अपने आप को मान लिया कि मैं नाजायज औलाद हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा, परंतु अपनी सरेआम बेइज्जती नहीं करा सकता था। साथ ही मंत्री पद जाने का खतरा था। तो वह राजा के सुर में सुर मिलाकर बोला, वाह महाराज, क्या नमूना है! आप अब जल्दी से कारीगरों का मेहनताना देकर विदा करें और इस वस्त्र को रतनमाला को समर्पित करें। खास बात है कि महारानी आज ग्रामीण महिलाओं को पुरस्कृत करेंगी, जबकि राजा साहब रंगशाला में नृत्य कराएंगे। जब रत्नमाला यह वस्त्र पहन रंगशाला में जाएगी तो पूरा महल हिल उठेगा। राजा ने दोनों कारीगरों को 10,000 और स्वर्ण मुद्रा देकर विदा किया। दोनों जाते जाते बोल गए कि फिर कभी जरूरत पड़ी तो बुलावा लेना। हम और भी कई तरह के नमूने पेश करते रहते हैं। हम पड़ोस के राज्य में सुरधामपुर गांव में रहते हैं। दोनों के चले जाने के बाद राजा खुद बॉक्स को लेकर रतनमाला के पास गया और बॉक्स देते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का नायाब नमूना बनवाया है, बॉक्स खोल कर देख लो। नर्तकी ने बॉक्स खोल कर देखा, उसमें तो कुछ भी नहीं है। वह राजा से बोली, महाराज काहे मजाक कर रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। राजा बोला, ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक नर्तकी हो। तुम्हें तो अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि कौन है, परंतु यह बात किसी से मत बताना, वरना रानी नहीं बन पाओगी। तुम मान लो कि इसमें एक नायाब वस्त्र है। तुम शाम में अपने सारे कपड़े उतार इसे पहन लेना, इसे ही पहनकर रंगशाला में आ जाना। नर्तकी बोली, महाराज जब इसमें मुझे वस्त्र दिख ही नहीं रहे तो पहनूंगी कैसे, और इस तरह वस्त्र उतार दिया तो मैं तो नंगी हो जाऊंगी। राजा बोला, देखो अगर तुम्हें रानी बनना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। नर्तकी बोली, महाराज आपके सामने तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, परंतु सारे सभासदों और दूर से आए कलाकारों के सामने नहीं जा सकती। राजा बोला, तुम्हें मेरे लिए यह अदृश्य वस्त्र पहनना होगा और रंगमहल में आना होगा। यह राजा का आदेश है, उल्लंघन करने पर सजा भी मिल सकती है। राजा वहां से चला गया, परंतु नर्तकी बहुत उलझन में पड़ गई। उसे अब कोई चारा नहीं दिख रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अगर राजा की बात मानती है तो नंगे उसे रंगमहल में जाना पड़ेगा, और नहीं मानती है तो राजा का कोपभाजन बन जाएगी। कुल मिलाकर अब रानी बनने से रही, और इस संकट से सिर्फ महारानी ही बचा सकती है। वह हिम्मत जुटाकर रानी के पास गई और सारा माजरा कह सुनाया, और रानी से दुहाई देने लगी कि अब आप ही हो जो मुझे सरेआम नंगी होने से बचा सकती हो। रानी बोली, मैं जानती हूं तुम राजा की खास हो, यह भी जानती हूं कि तुम्हें राजा रानी बनाने का आश्वासन भी दे चुका है। तुम रूप की बहुत सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु लालच बस फंसती जा रही हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम दरबार में हरगिज मत जाना।
राजा को जवाब मैं दूंगी, इसलिए तुम मेरे पास ही रहना होगा। ये बात तुम्हें भी पता है कि बॉक्स में कुछ नहीं है, हमें भी पता है कि बॉक्स में कुछ नहीं है, राजा को भी पता है कि बॉक्स में कुछ नहीं है। तुम भी जानती हो कि हमारा राजा मूर्ख है, मैं भी जानती हूं कि राजा मूर्खता कर रहा है। तो आज सही समय है राजा को सही मार्ग पर लाने का। शाम में राजा रंगशाला में पहुंचा तो रत्नमाला को ना पाकर काफी गुस्सा में हुआ और उसे ढूंढता हुआ मंत्री को लेकर रत्नमाला के कक्ष में गया, पर वह वहां थी ही नहीं। दासियों ने बताया कि वह तो रानी के कक्ष में है और कोई तैयारी भी नहीं कर रही। राजा तमतमाया हुआ रानी के कक्ष में गया और रत्नमाला पर बहुत नाराज होते हुए बोला, तुमने तो मेरी नाक कटा दी। रानी बोली, महाराज नाक कटा नहीं दी बल्कि आपकी नाक बचा ली। आप एक राजा हो और बिना वस्त्र एक स्त्री को रंग महल में बुला रहे हो। आप अपने महल की मर्यादा भी भूल गए। माना कि रत्नमाला एक नर्तकी है, परंतु सबसे पहले एक स्त्री है और हम एक स्त्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंत्री बोला, रानी साहिबा, आपको बॉक्स में वस्त्र नहीं दिख रहा, रत्न जड़ित वस्त्र है उसमें, इसका मतलब आप भी अपने पिता की औलाद नहीं हो। रानी बोली, क्या बोले मंत्री, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, क्या तुम अपने पिता की औलाद हो? क्या तुमने अपने जन्म को देखा है? मंत्री बोला, रानी साहिबा, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आपको बॉक्स में वस्त्र नहीं दिखने के कारण ऐसा लग रहा है। रानी बोली, क्या तुम्हें इस खाली बक्से में वस्त्र दिख रहे हैं? अरे अपनी नाकामी छुपाने के लिए पागलपन कर रहे हो। इस बक्से में कोई वस्त्र नहीं है और तुमको भी नहीं दिख रहे, परंतु तुम्हें कोई हरामी ना कह दे इसलिए अंधे बन रहे हो। हमारे महाराज भी जालसाजों के जाल में फंस गए हैं और गलत को सही करने के लिए गलत पर गलत किए जा रहे हैं। महाराज विचार करें कि हर आदमी हरामी नहीं हो सकता, 1000 में 1-2 अपवाद हो सकता है, परंतु सभी को हरामी साबित करना ठीक नहीं। 2 बदमाश ठग आराम से 20,000 स्वर्ण मुद्रा ठग कर चले गए और आप लोग गलत दिशा में गलत प्रयास कर रहे हैं। 20,000 स्वर्ण मुद्रा में हम अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। राजा को सच पता था। वह रानी से बोला, रानी साहिबा, सच यही है कि हम गलती पर हैं और आप सही हो। सच यही है कि किसी को कुछ नहीं दिख रहा, वास्तव में हम ठगे जा चुके हैं। आपने रत्नमाला को अपमानित होने से बचा लिया, वास्तव में आप इस राज्य की महारानी ही नहीं, भाग्यलक्ष्मी हो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से सुरधामपुर जाकर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लाए। 2 दिन घूमकर राजा के सिपाही आए और बोले कि सुरधामपुर नाम का गांव इस धरती पर तो नहीं है, वहां तो मरने के बाद ही जाया जा सकता है। राजा समझ गया कि यहां भी ठगा जा चुका हूं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।